हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको ज्योग्राफी एनसीईआरटी का वर्क करवाने जा रही हूँ, जिसमें अभी तक हमने 6 से लेके 8 तक की ज्योग्राफी पहले ही कंप्लीट कर ली। जिन बच्चों ने मेरी ज्योग्राफी के चैप्टर नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अब मैं 9th क्लास की चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट करवा चुकी हूँ और 3rd चैप्टर की ओर हम बढ़ रहे हैं, वो भी हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी 9th क्लास की, जिसमें पार्ट नंबर 2 के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कश्मीर घाटी तक था प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों तथा शिकारियों से आप परिचित ही होंगे, मतलब आपको इनके बारे में पता ही होगा, जो प्रत्येक वर्ष हज़ारों पर्यटक होते हैं जो यहाँ पर देखने के लिए, घूमने के लिए आते, टूरिस्ट लोग। इसी प्रकार अन्य झील वाले स्थानों पर भी देखे होंगे। वहाँ नौकायान, तैराकी और अन्य जलीय खेलों का आनंद भी लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर नैनीताल एक दूसरे के पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, अगर वहाँ पे झीलें नहीं होती तो वह इतना आकर्षक अट्रैक्टिव प्लेस नहीं होता। ठीक है, क्या वे उतना ही आकर्षित होता जितना कि आज देखने को मिलता है। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व होता है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का उपयोग होता है। इसका क्या महत्व है कि पृथ्वी की सतह के गत वाले भागों में जहाँ जल जमा होता है उसे हम झील कहते हैं। तो आपसे 1 नंबर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि झील किसे कहते हैं। नेक्स्ट है, क्या आप जानते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जानते हैं, हमेशा एग्जाम में अक्सर बार पूछा जाता है। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहते हैं, ठीक है, जैसे कैस्पियन, मित्र, अरब सागर। ठीक है, भारत में बहुत सी झीलें होती हैं, वे एक दूसरे से आकार, अन्य लक्षणों से भी भिन्न देखने को मिलती है। अधिकतर झील तथा कुछ केवल वर्षा ऋतु में ही अपनी पानी देते हैं, जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्र की द्रोणी वाले झीलें। वहाँ की द्रोणी वाली झीलें वह झीलें होती हैं जो एक साथ मिलती हैं, सहायक नदियाँ मिलकर एक झील का निर्माण करती हैं। ठीक है, ऐसे कुछ झील जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ के चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियाँ, मानवीय क्रियाकलापों के कारण देखने को मिलता है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोरोक झील का निर्माण करती है। स्पट, बार, रोधिका तटीय क्षेत्र में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलूर झील। अंतर्वेदी झीलों का भी कभी कभी मौसमी नदी में होता है। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांबर झील। तो आपसे पूछ सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांबर झील कहाँ देखने को मिलती है? तो मिलती है हमारे राजस्थान में। ऐसे ही वो चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक लवण झील वाली झील है, ठीक है, यहाँ जल का उपयोग नमक के कारण किया जाता है, मतलब जो राजस्थान के सांबर झील है वहाँ पे नमक पाया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झील जो होती है हिमालय में स्थित है, ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी होती है। दूसरे शब्दों में से हम हिमानी के द्वारा बनी, जब हिमानियों ने कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई। ये किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंधे गए। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर की वुलर झील भी, अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी हमारी एनसीईआरटी के अभी क्वेश्चन में कि वुलर झील कहाँ पाई जाती है, तो वह जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। भूगर्भीय क्रिया से, मतलब भूमि के अंदर जो क्रियाएं होती हैं उनके कारण ये इफेक्ट डालती है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, प्राकृतिक झील वुलर झील कहलाती है। जैसे हमारी डल झील है, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बाड़ा पानी, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की भी झीलें देखते हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण होता है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नागल बांध परियोजना। तो आपसे पूछ सकते हैं, गुरु गोविंद सागर है वो किसकी परियोजना? तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो मानव झीलें की अत्यधिक लाभदायक होती है,
एक झील नदियों के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को भी संतुलित करती है में सहायक होती है। झीलों का उपयोग जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए मतलब इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। झीलों के पानी से ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, जहाँ पर जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ाती है, मतलब उसकी सुंदरता और टूरिस्ट प्लेस को बढ़ाती है, हमें मनोरंजन प्रदान करती है। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व क्या है? संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व होता है। नदियों के जाल मूल प्राकृतिक संसाधन होते हैं तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए ये अनिवार्य बहुत जरूरी होता है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। इसी कारण से जो आदिवासी लोग होते हैं वो यहाँ पर आकर्षित होते हैं। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। जो छोटे छोटे गांव होते थे वो एक बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं, जैसे कि आपका और हमारा शहर है। आपने राज्य के उन शहरों की सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित है। ठीक है प्यारे बच्चों। किंतु भारत जैसे देश के लिए यहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर होती है। यदि उनको जीवन जीना होता है तो उनको कृषि की महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस होती है। वहाँ सिंचाई होती है, नौ संचार, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक होता है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना। सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में हुआ था। एक्शन प्लान GAP के साथ आरंभ हुआ था। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना शुरू किया गया। ठीक है, तो इसके बारे में विस्तार से अगर आप जानना चाहते हैं तो नदियों देश में जल का प्रमुख स्रोत NRC का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण का कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक, कृषि में बढ़ती है मांग के कारण इसकी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके प्रमाण स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है, मतलब अधिक जल को निकाला जाता है, इसका आयतन घटता जाता है और दूसरी ओर औद्योगिक का प्रदूषण तथा अपकृषित कचरे से नदी में मिलाए जाते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वच्छीकरण को भी क्षमता को भी प्रभावित करते। कितने क्वांटिटी में वाटर अच्छा है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में ही बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण मतलब कारखानों का गंद भी गंगा नदी में होता है। गंगा नदी अनेक प्रकार से प्रदूषित होती है। तो आप मुझे बताएंगे कि कोई 4 पॉइंट बताएं या 5 पॉइंट जिससे गंगा नदी प्रदूषित होती है। शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है कि अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाता है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजना लागू की गई है। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजना के बारे में सुना है जो कि नदी को प्रदूषित करती है, या जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ का जल मानव जीवन, यदि आप सोचो अगर आपके पास पानी नहीं होगा तो आपके कितने कार्य रुक जाएंगे, यहाँ तक कि आपका जीवन भी संभव नहीं हो पाएगा। इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक कंपटीशन करें वाद और विवाद पर। इसके प्लस पॉइंट और इसके माइनस पॉइंट भी देखें, पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट की ओर। आइए बच्चे अब डिस्कस करते हैं NCERT के कुछ क्वेश्चंस, जिनके बारे में मैं आपको हर चैप्टर की NCERT भी सॉल्व करवाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों। और जिन बच्चों ने मेरा ये चैनल, जिनको ये अच्छा लगता है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? क्या वे आराई है, ध्रुमाकृतिक है, केंद्राभिमुख है या जालीनुमा है? तो वो है ध्रुमाकृत। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो हमारी वूलर झील है वो किस राज्य में स्थित है, क्या वो राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में। अभी ही क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया तो ये हमारा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, सतपुड़ा से, भागीरथी से, पश्चिम घाट के ढलान से या अमरकंटक से। तो ये होता है अमरकंटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, ऐसा कौन सी लवणीय जलवायु झील है, क्या वो गोविंद सागर है, वूलर है, सांबर है या डर है। तो आप सभी मुझे बताएंगे वो कौन सी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वो आप बताएंगे वो कौन सी है, सांबर, जो अभी मैंने बताया था जो राजस्थान में देखने को मिलती है। इसी प्रकार हमारे नेक्स्ट दो क्वेश्चन हो रहे हैं इससे रिलेटेड। ऑप्शन वाले, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो प्रायद्वीपीय कौन सी नदी है, क्या वो नर्मदा है, कृष्णा है, महानदी है या गोदावरी है। तो वह हमारी गोदावरी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, महानदी, तुंगभद्रा, कृष्णा या तापी। तो इसका आंसर है हमारा तापी। निम्नलिखित सेकंड क्वेश्चन नंबर है जिसमें बोला गया निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है जल विभाजक का कार्य क्या होता है, इसका उदाहरण देना है। तो जल विभाजक का वह उच्च भूमि है जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से पृथक करती है, मतलब अलग करती है। इस प्रकार वह की उच्च भूमि को हम जल विभाजक कहते हैं। उदाहरण के लिए सिंधु गंगा नदी प्रणाली की जल विभाजक पर स्थित होती है और देखने को आपको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है। तो गंगा द्रोणी भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु गंगा नदी कहाँ से निकलती है। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और गंगा नदी हिमालय में गंगोत्री हिमानी से निकलती है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह हमारा कि गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम बताने हैं, ये कहाँ एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी पर गिरती है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो गंगा की दो प्रमुख नदी कौन कौन सी है, वो है भागीरथी और अलकनंदा। ये उत्तरांचल राज्य के देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। ठीक है प्यारे बच्चों, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है तो इसका अंदाज़ा इसको थोड़ा सा लर्न करना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद मतलब सिल्ट क्यों होते हैं, क्यों देखने को मिलते हैं। तो वह लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद मतलब सिल्ट होते हैं क्योंकि यह शीत व शुष्क क्षेत्रों हैं तथा जल की मात्रा में काफ़ी कमी करते हैं, जिसके फलस्वरूप अपरदन अत्यधिक कम व धीमी गति से होता है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियाँ गत होकर समुद्र में प्रवेश करने के पहले वे किस प्रकार आकृति का निर्माण करती है। तो आपको बताना है। तो नर्मदा और तापी दो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है जो गत से लेकर होकर बहती है और समुद्र में प्रवेश करने से पहले ही वे एस्चुअरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नदियाँ तथा झीलों का आर्थिक महत्व क्या है। घरेलू कार्य और फसलों की नदियों में जल उपलब्ध होता है, विशेषकर भारत जैसे देशों में जल जहाँ पर जब फसल मानसून पर निर्भर होती है तब ये गाद और तल छठ बहा कर लाती है और क्या होता है बाड़ों के मैदान को उपजाऊ बनाती है। इसी प्रकार देश को उपजाऊ कृषि भूमि प्रदान करती है। नदियाँ अपशिष्ट को गला देती है और ये बहाकर ले आती है। नदियों के साथ साथ औद्योगिक विकास भी फलता और फूलता है क्योंकि इनके औद्योगिक के कारण क्या होता है बच्चों, इनके औद्योगिक के कारण ही आपको अनेक औद्योगिक प्रक्रिया में जल की आवश्यकता होती है, जैसे शीतल में और जल विद्युत उत्पादन में। नदियों परिवहन के साधन अंतर्देशीय जलमार्ग उपलब्ध करवाती है और नदियाँ नगरों के साथ साथ मनोरंजन पर्यटन प्रदूषण का संग्रहण भी करवाती है। अब मैं बताऊंगी आपको झीलों के लाभ। किसके लाभ बच्चों, झीलों के लाभ के बारे में हम पढ़ेंगे।
झीलों के लाभ। झीलों नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय ये बाढ़ को रोकती है। सूखे के मौसम में ये पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता प्रदान करती है। झीलों का उपयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि जल से भी आप बिजली बना सकते हैं। झीलों का उपयोग यह आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है। जलीय पारितंत्र को संतुलित करती है और झीलें प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ावा देती है। अब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उसकी ओर चलते हैं, जो कि हमारा मैचिंग। ठीक है बच्चों, इसके बारे में बताएंगे कि नीचे दी गई कुछ झीलों के नाम है, इन्हें प्राकृतिक तथा मानव निर्मित बताना है। कौन सी प्राकृतिक है और कौन सी मानव निर्मित है। तो फर्स्ट है वूलर, तो वूलर हमारी प्राकृतिक है। नेक्स्ट है हमारी नैनीताल, ये भी हमारी प्राकृतिक है। ठीक है, फिर है हमारा डल, डल भी हमारी प्राकृतिक है तथा भीमताल भी हमारी प्राकृतिक है। इसके बाद है गोविंद सागर, ये हमारी मानव निर्मित है। लोकताक, ये हमारी प्राकृतिक है। बारह पानी वो भी हमारी प्राकृतिक है। चिल्का लेक भी हमारी प्राकृतिक है तथा सांबर लेक हमारी प्राकृतिक है। राणा प्रताप सागर हमारा मानव निर्मित है। निज़ाम सागर भी हमारा मानव निर्मित है। पुलिकेट भी हमारा प्राकृतिक है। नागा अर्जुन हमारा वो है मानव निर्मित सागर है और हीराकुंड भी हमारा मानव निर्मित सागर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के दो मुख्य अंतर बताने हैं। इनके बारे में इनके अंतर स्पष्ट करने हैं। हिमालय नदियों के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगी। किसके बारे में? हिमालय नदियों के बारे में। ये अधिकतर 12मासी नदियाँ होती हैं, मतलब पूरे 12 महीने देखने को आपको मिलती है। ठीक है, 12 महीने इसे पूरे साल पानी भरता रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के साथ साथ पिघलती बर्फ में भी जल मिलता रहता है। इनका जो उद्गम क्षेत्र होता है, वहाँ से समुद्र में मिलने तक इनका अपवाह क्षेत्र बहुत लंबा देखने को मिलता है। उनके ऊपरी मार्ग में यह अपरदन कार्य सक्रिय से करती है और अपनी बड़ी मात्रा में गाद और तलछट बहाकर लाती है। ये विस्तृत डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? एक डेल्टा बनाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, मध्य और निचले प्रवाह मार्ग नदियाँ गूंथी हुई धाराओं टेढ़े मेढ़े आकार के साथ अपने बाड़ों, मैदानों में विसर्प जैसे कई अन्य निक्षेपित भू लक्षणों का निर्माण करती है। अब पढ़ेंगे हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। ये मौसमी नदी होती है, मौसम के अनुसार आती है। इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह क्षेत्र छोटे या अपकृषित उथली होती है। धीमी ढलानों के कारण इनकी अपरदन क्षमता बहुत धीमी होती है। ठोस चट्टान, तल तथा गाद तथा तलछट के अभाव के कारण महत्वपूर्ण टेढ़ी मेढ़ी आकृति को नहीं दर्शाती है। ठीक है, और यह नदियाँ द्वारा बनाए गए डेल्टा से बहुत छोटी प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा 5वां, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना करना है, मतलब कंपैरिजन करना है। तो इसका कंपैरिजन हम करते हैं। जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ होती है वो है हमारी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ पश्चिम घाट से निकलती है और पूर्व की ओर भागकर बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। समुद्र में प्रवेश करते समय ये सभी नदियाँ डेल्टा बनाती है। इसी प्रकार ही जो हमारी पश्चिम में बहने वाली नदियाँ हैं वो है नर्मदा, तापी, दो लंबी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है। ये नदियाँ ज्वारंतमुख बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट एंड हमारा अंतिम क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर, किसी देश की अर्थव्यवस्था को अगर जानना है तो उसकी नदियाँ महत्वपूर्ण कार्य करती है। क्या आप बता सकते हैं क्या कारण होता है? ठीक है, कि अर्थव्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण होती है? किसी देश की अर्थव्यवस्था जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। पहला पॉइंट है घरेलू कार्य और फसलों के नदियों जल उपलब्ध करवाती है। विशेषकर भारत जैसी नदियों में जल फसल मानसून पर निर्भर होता है। किस पर? मानसून पर निर्भर होता है। और साथ में ये गाद तलछट बहाकर लाती हैं जो बाढ़ के मैदान को उपजाऊ बनाती है और देश की भूमि को भी उपजाऊ कार्य करवाती हैं। नदियाँ अपशिष्ट और गला देती है, जो छोटे छोटे पदार्थ होते हैं उनको गला देती है और बहा के ले आते हैं। नदियों के साथ साथ औद्योगिक विकास फलता फूलता है, क्योंकि अनेक औद्योगिक प्रक्रियाओं में जल की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे शीतल
जैसे शीतल और जल विद्युत उत्पादन करती है, नदियाँ परिवहन के साथ अंतर्देशीय जल मार्ग उपलब्ध करवाती है और साथ में ये मनोरंजन, पर्यटन, प्रोत्साहन और मत्स्य संग्रहण में भी विकास करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैंने अभी आपको एनसीईआरटी के चैप्टर क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो जिन बच्चों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो मेरी प्लेलिस्ट शिक्षा विद आशा में जाकर देख सकते हैं। और यदि किसी को किसी चीज़ का भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। यदि किसी को मेरी वीडियो ना पसंद आए तो वो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, मेरे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। थैंक यू सो मच।